नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि सेल को प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती है। सेल वॉल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, बट हम बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट की सेल वॉल के बारे में, डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी हुई होती है। इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं वो दो तरह के पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं, नैक और नैम। एन एसिटाइल ग्लूकोनिक एसिड और सेकेंड है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब सेकेंड है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और ये किसका पॉलीमर होता है? ये नेक का पॉलीमर होता है। और थर्ड है प्लांट्स। जो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन लिखा हुआ है। वो किस किस की बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर की बनी होती है। इसमें जो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की एक जो स्पेशल फीचर वो ये भी है, सेल्यूलोज को मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल कहा जाता है यूनिवर्स का। ये सबसे मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का फिर से अगर हम बात करें तो ये सबसे जो मोस्ट अबेंडेंट सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज किसका बना हुआ होता है? मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज। सेम जैसे मोतियों की माला बनी होती है, वैसे ही ग्लूकोज को अगर एक मोती माने और बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती है और वो सेल्यूलोज बनाते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो C6H10O5 और n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स से बना हुआ होता है। सेकेंड है हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज भी कुछ मोनोमेरिक शुगर्स जैसे ज़ाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज प्लस यूरानिक एसिड से मिलके बना हुआ होता है। उसके बाद आता है पैक्टिन। पैक्टिन नेगेटिवली चार्ज गैलेक्टोयूरानिक एसिड से मिलके बना हुआ होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जिससे क्या है, वाटर एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर। वाटर एब्जॉर्ब होने से ये इसको जेल टाइप का फॉर्मेशन करता है पैक्टिन का। फिर है लिग्निन। ये फिनॉलिक कंटेंट है जो एरोमेटिक फिनॉल्स हैं। उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन्स जो है इसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं जैसे हाइड्रोलेज, एटीपीएज, इन्वर्टेज, ये सारे कुछ प्रोटीन्स हैं। और कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसमें एक्सटेंसिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल वॉल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है जिससे सेल ग्रोथ के टाइम उसकी डिवीजन हो पाती है। उसके बाद में बात आती है फैट्स की। तो फैट्स इसके अंदर क्यूटीन और सुबेरिन। जैसे क्यूटीन है वो एपिडर्मिस होता है, उसके प्राइमरी सेल के अंदर जो ये वैक्सी डिपोजिशन होता है जिसके कारण जो ट्रांसपिरेशन यानी कि जो वाटर का एवापोरेशन है वो रोका जाता है। और सेकेंड है सुबेरिन। ये कॉक सेल्स यानी पेरिडर्म और जो अपना बार्क सेल्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। फिर आता है वाटर। वाटर भी बहुत मेजर कंस्टिट्यूएंट सेल वॉल का। अब आते हैं हम मॉर्फोलॉजी के ऊपर। मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने सेल्स बनाए हुए हैं। सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बीच में जो है इसको सीमेंटिंग मटेरियल यानी कि ये मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला आप एक दूसरे जो सेल जुड़े हुए हैं वो मिडल लेमिला के थ्रू जुड़े हुए हैं। और एक सेल की अगर हम यहाँ पे इमेज को डिस्कस करें तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल की लेयर है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है। ये इलास्टिक होती है ये, और साथ ही साथ काफ़ी पतली होती है, जो 0.1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद में सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है और रिजिड होती है। ये 3 लेयर्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली। लेयर फर्स्ट जो S1 का हुआ है, लेयर सेकेंड S2 और लेयर थर्ड S3। ये इनका जो S1, S2, S3 है ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बनते हैं, उनके डायरेक्शन के बेसिस पे इनको चेंजेस किए हुए हैं। इसका जो अभी हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कभी जिसकी जो मोटाई है वो 4 से 10 माइक्रोमीटर के अंदर है। फिर टर्शरी जो सेल वॉल है वो कभी कभी पाई जाती है, हमें बहुत कम प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है, जैसे ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वगैरह में ही पाई जाती है। जनरली ये एब्सेंट होती है।
ये काफ़ी थिन होती है। उसके बाद में अगर हम अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, हाँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जैसे मेन कंस्टिट्यूएंट है सेल वॉल का सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर दो तरीके से बना होता है, कोई भी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सब में क्या है, माइक्रो फाइब्रिल्स प्लस मैट्रिक्स। ऐसे जैसे कोई भी है, ऐसे माइक्रो फाइब्रिल्स और साथ साथ में ये मैट्रिक्स। ये माइक्रोफाइब्रिल्स पैरेलल भी हो सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ कैसे भी, मतलब ये माइक्रोफाइब्रिल्स ही ऐसे हो सकते हैं, और बीच बीच में ये मैट्रिक्स है। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और जो ये मैट्रिक्स है ये हेमीसेल्यूलोज का, पेक्टिन का, लिग्निन का। वो डिफरेंस किस में है, जैसे सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल है, उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन का बना हुआ होता है। ये लिग्निन के कारण ही जैसे ये ज़्यादा रिजिड होता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल हमने बात की कि वो रिजिड होता है, प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन नहीं पाई जाती है बट पेक्टिन पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर पेक्टिन ना होकर लिग्निन होती है, जिसके कारण जो सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, वो रिजिड पाई जाती है। तो ये और मैट्रिक्स किससे बन के मिलता है, हेमीसेल्यूलोज प्लस पेक्टिन प्लस प्रोटीन प्लस वाटर। ये प्राइमरी सेल वॉल की बात है, और सेकेंडरी सेल वॉल में पेक्टिन की जगह लिग्निन। तो इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब हमने जो बात की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब हमने बात की थी कि सेकेंडरी जो सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर जो S1, S2 और S3 लेयर्स है, अब उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम है, बट चेंजेस कहाँ आते हैं कि जो हमने माइक्रोफाइब्रिल्स की बात की थी उनकी डायरेक्शन के अंदर चेंजेस। S1 के अंदर सपोज ऐसे है, तो S2 के अंदर कुछ ऐसे हैं, S3 के अंदर कुछ ऐसे हैं। तो इसके कारण सेकेंडरी सेल वॉल की लेयरिंग होती है इस माइक्रोफाइब्रिल्स के डायरेक्शन की वजह से। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स है, थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि जैसे शुगर है, कौन सी शुगर, ग्लूकोज शुगर। ग्लूकोज शुगर है वो आपस में जुड़ी हुई है, कौन सी वाली है, बीटा डी 1,4 ग्लूकोज शुगर। तो इसको, ये शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़ के बहुत बड़ी जो चेन बनाएंगे, कम से कम 2000 से लेकर 25,000 तक के ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बहुत लंबी चेन बनाएंगे। उस चेन से क्या बनाएंगे, ये सेल्यूलोज बनाएंगे। अब ऐसी सेल्यूलोज की लंबी चेन, ऐसे 100 सेल्यूलोज की, जब ये 100 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स आपस में पैरेलली मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, 1 मिशेली बनाएंगे। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये जो मिशेली है ये सेल वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब 20 से जब 25 मिशेली आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, 1
माइक्रोफाइब्रिल। और 200 से 250 माइक्रोफाइब्रिल्स जुड़ के आपस में एक मैक्रोफाइब्रिल्स बनाएंगे। अब 200 से लेके 250 माइक्रोफाइब्रिल्स जब आपस में जुड़ेंगे 1 माइक्रोफाइब्रिल बनाएंगे। और जब 200 से 250 हम माइक्रोफाइब्रिल्स को जोड़ते हैं तो वो 1 मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। तो ये इसका प्रॉपर ग्लूकोज से माइक्रोफाइब्रिल या मैक्रोफाइब्रिल कैसे बनता है ये आपने अभी समझा। यहाँ पे आगे नेक्स्ट बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, वो है पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा। पिट्स क्या होते हैं कि जब हमने बात की कि ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सबसे पहले तो मिडल लैमेला बनता है, उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। तो सभी के अंदर प्राइमरी सेल वॉल तो है, कहीं कहीं पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है या बहुत पतली होती है। तो वो क्या करते हैं, पिट्स बना देते हैं दोनों एडजेसेंट सेल्स का। जैसे सेकेंड सेल भी है उसके अंदर भी सेल वॉल नहीं है तो वो पिट्स बनाएंगे। तो ये जनरली जैसे ये बीच क्लियरिंग है तो पिट्स अब दो तरीके के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। जब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कुछ इस तरीके से थिनिंग हुई होती है उसकी, तो ये सिंपल पिट्स बनाते हैं। और जब इस तरीके से बनता है तो ये बॉर्डर्ड पिट्स बनाते हैं। तो ये इस तरीके के किस में पाए जाते हैं, ये वेसल्स जो जिम्नोस्पर्म की वेसल्स है उसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स की वेसल्स के अंदर जो, और जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स हैं उसके अंदर ऐसे पिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक स्ट्रक्चर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि ये बहुत सारे हमारे सेल्स हैं। अब एक सेल से दूसरे सेल के बीच में साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, अब ये फिर आगे और कोई एडजेसेंट सेल्स है उसके अंदर, तो ये जो सेल वॉल के अंदर ये बाकी आपकी ये सेल वॉल है तो ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं और इसके द्वारा साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, यानी कि एक सेल से दूसरी जगह साइटोप्लाज्म मूव कर सकता है। नेक्स्ट अब बात की जाए सेल वॉल की ओरिजिन की, सेल वॉल बनती कैसे है। तो सेल वॉल जब जैसे ये टेलोफेज के टाइम दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और ऑलमोस्ट अब सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस का टाइम आता है। उसी टाइम क्या होता है कि वेसिकल्स बनाए जाते हैं छोटे छोटे। ये वेसिकल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके द्वारा ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये वेसिकल्स बड़े होते होते साइज इनका बड़ा होता है और फाइनली ये एक सेल प्लेट, वेसिकल्स बड़े होते हैं और ये प्रॉपर सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये बना देते हैं सेल प्लेट। तो ये जो सेल प्लेट है वो मिडिल लैमेला होती है, जो आगे चल के मिडिल लैमेला बनती है। अब इस मिडिल लैमेला के अंदर ये जो सेल प्लेट है किससे बनती है,
मिडिल लेवल। अब इसके अंदर प्लस पैक्टिन और ऐड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, जिनके अंदर जो सबसे मोस्ट अबेंडेंट जो मॉलिक्यूल है वो सेल्यूलोज है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम की सब यूनिट्स होती हैं, वो सेल्यूलोज का फॉर्मेशन करती हैं। तो जिसके कारण फिर यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स के फॉर्म में प्राइमरी सेल वॉल बनती है और सिमिलरली इसी तरीके से आगे सेकेंडरी सेल वॉल भी फॉर्म होती है। हाँ, तो जो सेल्यूलोज है वो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइम्स के द्वारा, और जो कि माइक्रो फाइब्रिल्स है, और जो मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और कुछ प्रोटीन्स वगैरह, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के अंदर जो वेसिकल्स से निकल के वो फिर बनते हैं। उसके बाद में अब आता है लास्ट इसका फंक्शन। तो सेल वॉल के जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल को फ्रेमवर्क देता है, जैसे ये एंडोस्मोसिस के कारण जो सेल है वो एकदम श्रिंक ना हो जाए, एंडोस्मोसिस के कारण एकदम ब्रस्ट ना हो जाए सेल, या एक्सोस्मोसिस के कारण क्या श्रिंक ना हो जाए। तो ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करके रखता है। उसके बाद में सेकंड है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है सेल को, मजबूती देता है सेल को, मेंटेन शेप, जो हमने पहले बात की कि ये एक शेप मेंटेन करके रखता है सेल की, और फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, ये इंजरी से भी सेल को बचाता है। थैंक यू।